नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? पहला क्वेश्चन तो है ये। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर कब होता है? यानी ये एक दूसरे से रिवर्स हो गए। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होता है? और क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? यानी ये कॉमन से सवाल हैं जो हमारे मन में आते होंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर जब लगाती है तो पृथ्वी की स्पीड कितनी रहती होगी? या सुपर मून, वुल्फ मून, ब्लू मून, सुपर ब्लू मून, हार्वेस्ट मून, ब्लड मून या ब्लैक मून, क्या होते हैं ये? तो क्या आपके मन में कभी ऐसे सवाल आते हैं? यदि ऐसे सवाल आते हैं तो क्या आप इनका जवाब जानना चाहोगे? ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारे सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे। यदि ऐसे और सवाल हैं तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएंगे। तो अभी जितने ऊपर क्वेश्चन आए हैं उनका आंसर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं पेरिहेलियन। इसको हिंदी भाषा में उपसौर कहेंगे। और इस दिन हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो न्यूनतम दूरी रहेगी वो तारीख नॉर्मली होती है 3 जनवरी हर साल। ठीक है, अब आपके मन में ये आएगा कि यदि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी है सूर्य और अर्थ के बीच में क्लोजेस्ट सिचुएशन होती है तो फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पर सर्दियाँ क्यों होती हैं? ठीक है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है यहाँ पर समर क्यों होती है? तो इनसे संबंधित सवाल भी आगे आ जाएंगे, तो उनका उत्तर आगे देखते हैं। पहले पेरिहेलियन की सिचुएशन को समझते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो इसको हिंदी में उपसौर कहेंगे। ठीक है, और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, जैसे अभी आप इस पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये मैक्सिमम दूरी है। तो मैक्सिमम दूरी जब होएगी तो 15.20 करोड़ दूरी ये रहेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी हो जाएगी। उस सिचुएशन को कहेंगे उपसौर, इंग्लिश में कहेंगे पेरिहेलियन। ठीक है, और उस दिन दूरी रहेगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में रहेगी। ठीक है, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पर ये पेरिहेलियन की सिचुएशन है और ये इसका अपोजिट होता है एपहेलियन, जिसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पेरिहेलियन शब्द आया कहाँ से। तो एक्चुअल में ये शब्द आया है ग्रीक यानी यूनान से। यूनानी भाषा का शब्द है पेरी। पेरी का मतलब होता है नियर। हिंदी में आप इसको निकट कह सकते हैं। ठीक है, तो हेलियोस वहाँ पर सूर्य के देवता को, यानी ग्रीक गॉड ऑफ द सन, इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो शब्द हो गए, एक हो गया पेरी, एक हो गया हेलियन, यानी निकट और सूर्य। ठीक है, यानी जब सूर्य हमारे नज़दीक होता है धरती के। इसी प्रकार से कुछ शब्द और होते हैं जो पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में यूज किए जाते हैं, जिसको पेरिजी बोलते हैं। यानी पेरी शब्द यहाँ पर भी निकट है। ठीक है, हिंदी में इसको उपभू बोल देंगे, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा। आगे हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, अब इसका अपोजिट सीखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी सबसे दूर होगी, मैक्सिमम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर होगी, तो वो सिचुएशन क्या होगी। तो वो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो वो तारीख होती है 4 जुलाई। नॉर्मली 4 जुलाई रहेगी। कभी कभी ये 3 जुलाई भी हो सकती है, कभी कभी ये 5 जुलाई या 6 जुलाई भी हो सकती है। ये सिचुएशन वेरी करती है ईयर टू ईयर, लेकिन जो एवरेज है वो 3 जनवरी को पेरिहेलियन और 4 जुलाई को
एपहेलियन की सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहेंगे अपसौर, अधिकतम दूरी को। ठीक है, तो सेम सिचुएशन आप है कि जब फार्थेस्ट यानी दूर अधिकतम होगी तो उसको कहेंगे अपसौर या एपहेलियन, यानी उस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी हो जाएगी 15 करोड़ और 20 लाख किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तारीख रहेगी नॉर्मली जुलाई की 4 तारीख। अब बात करते हैं इसकी कि ये एपहेलियन शब्द कहाँ से आया। तो ये भी ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है और इसमें अपो से लिया गया। अपो मीन्स यहाँ पर फार होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। देखो, पैरी में 4 शब्द हैं, तो हिंदी में निकट आप इसको कहिए, हिंदी में भी 4 वर्ण हो गए। और अपो, ठीक है, इसमें हिंदी में दूर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ण हो गए। तो ये कई बार आपको बाद में कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए मैं इसको लॉजिक के रूप में आपको बता देता हूँ। यानी जब निकट शब्द की बात करें तो पैरी शब्द हैं और दूर की बात करें तो अपो शब्द यूज करेंगे। यहाँ पर अपो को जब एपहेलियन लिखते हैं तो ओ जो है वो यहाँ पर यूज नहीं होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में अपोजी शब्द यूज होता है। यहाँ पर पूरी तरह से अपो शब्द यूज होगा, यानी चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूर होगा। तो उसको भी हम आगे देखेंगे अभी पेरीजी और अपोजी की सिचुएशन। तो ये तो थी पेरीहेलियन और एपहेलियन की सिचुएशन। ठीक है, तो दोनों हमने देख ली हैं कि पेरीहेलियन नज़दीक होगा जिसमें 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी होगी, यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा। ठीक है, और दूसरी है एपहेलियन जिसमें 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी होगी और जो नॉर्मली 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी होगी और ये तारीख होगी जुलाई में, नॉर्मली 4 जुलाई। और जो पेरीहेलियन की सिचुएशन थी वो होगी जनवरी में और वो नॉर्मली 3 जनवरी रहेगी। ठीक है, अब आप एक ख़ास बात और क्या देखेंगे कि जो 21 जून होता है, 21 जून यहाँ पर, ठीक है, 21 जून नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, जब 14 घंटे की दिन होता है। नाइट उस दिन जो है लगभग 10 आवर्स की रहेगी। तो उससे ये जो सिचुएशन है ठीक 2 सप्ताह बाद आती है। इसी प्रकार से जब 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य साउथ हेमिस्फीयर में सीधा चमकेगा, तो वहाँ पर दिन जो है वो 14 आवर्स का होगा और नाइट जो है वो 10 आवर्स की होगी। उस टाइम यानी जब दिसंबर का महीना होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे। और जब 21 जून होता है, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा तो साउथ हेमिस्फीयर में रातें बड़ी होंगी। तो ऐसे इस 22 दिसंबर से ये जो 3 जनवरी है ये भी ठीक लगभग 2 सप्ताह बाद आती है। यानी जो एपहेलियन की सिचुएशन है और पेरीहेलियन की सिचुएशन है, ये जो अपना सोलर की घटना होती है उसके ठीक 2 सप्ताह बाद घटित होने वाली ये घटना है। ठीक है, ये आगे मैंने आपके लिए विवरण दे भी दिया है यहाँ पर कि 2 वीक आफ्टर जून सोलर और 2 वीक आफ्टर दिसंबर सोलर ये घटना होती हैं। ठीक है, एपहेलियन की और पेरीहेलियन की, यानी अपसौर की और उपसौर की। अब नॉर्मली बात ये, हालांकि मैंने आपको पहले बता भी दिया कि डिस्टेंस कितनी रहेगी। तो नॉर्मली जब पेरीहेलियन की सिचुएशन होगी तो उस टाइम दूरी रहेगी पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14 करोड़ 70 लाख। इसको अगर आप माइल्स में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 9 करोड़ 13 लाख माइल्स के लगभग ये रहेगा।
और जो एप हेलियन यानी अप सौर की सिचुएशन होगी तो इसमें किलोमीटर में दूरी रहेगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और माइल्स में यदि कहेंगे तो 9 करोड़ 45 लाख माइल्स के आसपास ये दूरी रहेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहेगी मैक्सिमम डिस्टेंस और यहाँ सिचुएशन रहेगी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये रहेगी 3 जनवरी और वो रहेगी 4 जुलाई। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो इन दोनों सिचुएशन में आप मोटे तौर पर देखेंगे, यदि किलोमीटर में बात करें तो लगभग 50 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर में से 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर माइनस करिए तो लगभग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। तो इतना गैप जो है दोनों में आ जाता है। यदि माइल्स की बात दूसरे शब्दों में कहें तो 5 मिलियन किलोमीटर का गैप इसमें आ जाता है जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है और जब सूर्य नज़दीक होता है दोनों में। इसी प्रकार से यदि बात करें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारी अर्थ है, तो दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या रहती है। तो एवरेज डिस्टेंस रहेगी 14 करोड़ 96 लाख। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी जो है होती है नॉर्मली इसको आप राउंड फिगर में 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं, यानी 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस रहती है। लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किसी फिक्स उस पे एक सर्कल में नहीं रोटेट करती बल्कि एलिप्टिकल वे में चक्कर लगाती है, यानी वो एक लंबा दीर्घवृत्ताकार रूट अपनाती है। इसलिए एक बार ये सूरज के नज़दीक आ जाएगी और एक बार सूरज से दूर चली जाएगी। ठीक है, इस जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस, इस एवरेज डिस्टेंस को AU कहा जाता है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1 AU जो है वो बराबर है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। इसी प्रकार से कुछ और फैक्ट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक कितनी देर में आ जाता है। तो वो आता है 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग, एवरेज रफली आप कह सकते हैं 500 सेकंड। कैसे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है लाइट की। ठीक है, और 15 करोड़ किलोमीटर से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एवरेज आपकी 8 मिनट और 20 सेकंड आएगी, यानी 500 सेकंड आंसर आपका आएगा। जब पेरिहेलियन की सिचुएशन होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कम से कम होती है 3 जनवरी को, तो उस दिन प्रकाश थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कुछ सेकंड का अंतर रहता है, लगभग 10 सेकंड कम समय लेता है। लगभग 490 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 3 जनवरी को आ जाएगा। इसी प्रकार से जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होगी 4 जुलाई को, तो उस दिन जो है प्रकाश 7 सेकंड देर से पहुंचेगा, यानी 507 सेकंड ले लेगा, यानी 8 मिनट और 27 सेकंड नॉर्मली ले लेता है। इसी प्रकार से सीजन की बात कर लेते हैं कि पेरिहेलियन में और एपहेलियन में सीजन क्या रहेंगे। तो देखो, जब पेरिहेलियन आएगा यानी 3 जनवरी होगी, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में विंटर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर समर होगा, गर्मी होगी। यानी यहाँ पर दिन बड़े होंगे, दिन लॉन्ग होंगे, नाइट जो है यहाँ पर स्मॉल होंगी। इसी प्रकार से यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन है, तो इस टाइम जो है यहाँ पर नाइट जो है वो लंबी होती हैं और दिन जो है वो शॉर्ट होते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, वो है टिल्टनेस ऑफ द अर्थ। सूर्य का अपनी जो एक्सिस है
इस पर 23.5 डिग्री का झुकाव जो है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाता है। इसी कारण से ये जो टिल्टनेस है 23.5 डिग्री की, यही एक बार नॉर्थ हेमिस्फीयर को सूर्य के सामने ला देती है और एक बार इसको सूर्य से दूर ले जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर सीजन बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी सिचुएशन इसमें बदल जाते हैं। जब विंटर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब विंटर आएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम रहेंगे, जबकि जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पर टेम्परेचर जो है इस टाइम प्लस रहेंगे, वहाँ पर गर्मी होगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दी रहेगी। ठीक है, जब बीच का इक्विनॉक्स का टाइम आ जाएगा, यानी इक्विनॉक्स मीन्स यहाँ पर दिसंबर, इसके बाद आ जाएगा बसंत और वहाँ पर आ जाएगा पतझड़। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाद में एक सिचुएशन आएगी, वो आएगी सितंबर में, यानी सितंबर और मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को डे और नाइट इक्वल हो जाएंगी, तो उस टाइम दोनों गोलार्धों में सीजन बराबर रहते हैं। आप इस डायग्राम से भी इन सब को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या पेरिजी और अपोजी क्या होते हैं, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में जो शब्द हैं उनको देखते हैं कि जब पेरिजी क्या होती है, अपोजी क्या होता है। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट कब होता है और अधिकतम दूरी पर कब होता है। अब इन दो सवालों को लेकर आगे अपना अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो पेरिजी है, अभी आपने पेरीहेलियन में भी पढ़ा था, पेरी का मतलब है निकट, ठीक है, और अपो का मतलब है दूर। तो अब यहाँ पर पेरिजी है और यहाँ पर अपोजी है, यानी चंद्रमा जब हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस सिचुएशन को कहेंगे पेरिजी, और जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से अधिकतम दूर होगा तो उस सिचुएशन को कहेंगे अपोजी। ठीक है, अब ये नॉर्मली कितना होता है, तो एक ही महीने में चंद्रमा हमारी पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है तो लगभग वो 27 दिन ले लेता है, 27 दिन और कुछ घंटे लेता है रोटेट होने में। तो एक बार नज़दीक आ जाएगा और एक बार दूर आएगा। तो जब नज़दीक होगा, यानी जब पेरिजी की सिचुएशन होगी, तो उस टाइम हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है वो 3,63,300 किलोमीटर होगी। इसके विपरीत जब अधिकतम दूरी पर होगा, यानी अपोजी की सिचुएशन पे होगा, तो उस दिन दूरी रहेगी 4,05,500 किलोमीटर। और जब पृथ्वी के नज़दीक होगा तो तब हमारा जो चंद्रमा है वो हमें 14% यानी 14% लार्ज दिखाई देगा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। यानी नॉर्मल सिचुएशन में आप देखेंगे कि चाँद का अगर ये साइज़ है, तो जब पेरिजी की सिचुएशन होगी, जब नज़दीक होगा तो चंद्रमा जो है बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो गया, अब नज़दीक है, तो नज़दीक के कारण से ये 14% हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। नॉर्मली हमारा जो चंद्रमा है ये 27 दिन 13 घंटे और 18 मिनट में एक सर्कल, अपना एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर पूरा कर लेता है। और जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, यानी लगभग 3,63,000 किलोमीटर के आसपास आ जाता है, जब ये 14% बड़ा दिखाई देता है, 30% ज़्यादा चमकदार होता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सुपर मून। क्या कहेंगे, सुपर मून। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेरिजी यानी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो और पेरीहेलियन यानी पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक हो, एक साथ घटित हो सकती हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो ऐसा कब हुआ है या कब होगा, तो ऐसा 3 जनवरी 2026 को हुआ है। उस दिन जो अर्थ है वो सूर्य के सबसे नज़दीक थी, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर ये
थी 3 जनवरी को, ठीक है। और चंद्रमा ये भी पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहा 3,63,000 किलोमीटर दूरी पर। तो ये सेम सिचुएशन होगी। तो ये एक प्रकार का कॉस्मिक अलाइनमेंट हो गया 3 जनवरी 2026 को। इसी कारण से ये 2026 वर्ष का पहला सुपर मून भी रहा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक था। इसी प्रकार से अब बात करते हैं कि जो चंद्रमा और पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या है। सूरज और पृथ्वी की तो हमने देख ली थी, 14,96,00,000 किलोमीटर थी। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की एवरेज दूरी कितनी है, तो इस पे बात करते हैं। तो वो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। माइल्स में कहें तो 2,38,855 माइल्स ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस है ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप पृथ्वी और चंद्रमा का साइज़ भी कंपेयर कर सकते हैं कि पृथ्वी का साइज़ ये है और चंद्रमा का साइज़ कितना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस है वो तो होगी 3,84,400 किलोमीटर, यानी 2,38,855 माइल्स। तो जब पेरीजी होगी, यानी जब सबसे नज़दीक होता है, जैसे अभी 3 जनवरी 2026 को था, तो तब कितनी थी, तो उस दिन होगी 3,63,300 किलोमीटर। और जब दूर हो जाएगा, अपोजी की सिचुएशन में आएगा, तो उस दिन 4,05,500 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। यानी एवरेज जो 3,84,000 है उस किलोमीटर में जब नज़दीक होता है तो कमी हो जाती है, और अधिकतम दूर होता है तो वो दूरी बढ़ जाती है। अब इसी प्रकार से कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कि जो हमारी पृथ्वी है वो चंद्रमा से कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो लगभग 30 टाइम्स हमारा जो पृथ्वी का डायामीटर है वो चंद्रमा के डायामीटर से बड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी का डायामीटर है 12,740 किलोमीटर एवरेज, चंद्रमा के डायामीटर से, व्यास से 3,476 किलोमीटर से लगभग 30 गुना ज़्यादा है ये, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें प्रकाश की, कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में आता है, तो वो एवरेजली आता है 1.28 से लेके 1.30 सेकंड या 1.3 सेकंड, इतने टाइम में आता है। अब बात ये है कि जब सूर्य का प्रकाश 8 मिनट और 20 सेकंड में आ रहा है, तो चंद्रमा का प्रकाश केवल 1.3 सेकंड में ही कैसे आ गया, तो वो कारण है नज़दीक का। और चंद्रमा का जो अपना प्रकाश है वो नहीं है, ये सूरज का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर धरती तक आता है, ठीक है। चंद्रमा उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। तो ये आप दिखेंगे। हालांकि एक यहाँ पर आप और फैक्ट देख सकते हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है, और वो एवरेज उसकी जो दूरी है वो कैसे बढ़ रही है, लगभग 1.5 इंच पर ईयर के हिसाब से, यानी 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुपर मून, वुल्फ मून, ब्लू मून, सुपर ब्लू मून, हार्वेस्ट मून, ब्लड मून, ब्लैक मून, ये सब क्या होते हैं। अब है तो ये सब चंद्रमा से रिलेटेड घटनाएं, सब कुछ सीखते हैं कि इनको अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर मून की। सुपर मून कब होता है, जब चंद्रमा पेरीजी की सिचुएशन में होता है, यानी सबसे नज़दीक होगा। जब दूरी 3,64,000 किलोमीटर के आसपास होगी, तो उस उपभू की सिचुएशन में चंद्रमा हमें 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा, यानी नॉर्मल चाँद की तुलना में
ये बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये बढ़ जाएगी दोनों तरफ। क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है? नज़दीक के कारण। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं चंद्रमा का राइज होता, इसे फुल इल्यूजन भी कहते हैं, पूरी तरह से चमकदार होना कहते हैं। और ये 3 जनवरी 2026 को अभी ये घटना घटित हुई है। ठीक है, तो इसको सुपर मून कहते हैं। अब आता है कि वुल्फ मून क्यों कहते हैं। तो वुल्फ मून का मतलब भेड़िया। तो क्या होता है कि जनवरी जो है उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडा महीना होता है, विंटर सीजन होता है। और विंटर में नाइट जो है वो लंबी होती हैं, नाइट जो है वो लॉन्ग होती हैं। तो इस कारण से जो लंबी ठंडी रातों में जब चमकदार चाँद होता है तो उस दिन जो है ठंड के कारण से कह लो, या वैसे भेड़िया जो हैं वो रात को बड़ा ज़ोर से चिल्लाते हैं। क्योंकि ठंड के कारण से भोजन की कमी भी हो जाती है। तो ऐसी लोक कथाओं में ये घटनाएं धीरे धीरे रिकॉर्ड करते गए। तो भेड़ियों के जो आवाज़ करने के कारण से सुपर मून की सिचुएशन को वुल्फ मून भी कहा जाता है। ठीक है, वुल्फ मून तो ऐसा भी कहते हैं। और जब सुपर मून होता है तो उस दिन क्या होता है, उस दिन समुद्रों में हाई टाइड आता है। हाई टाइड क्यों आएगा? क्योंकि चंद्रमा अब जो है ज़्यादा नज़दीक है। सूरज उसकी अर्थ और चाँद के बीच की डिस्टेंस कम होने के कारण से ज़्यादा हाई टाइड आता है, यानी समुद्रों का पानी ज़्यादा किनारों की ओर चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। तो ब्लू मून का मतलब ये नहीं है कि चाँद जो है वो नीला हो जाएगा, रंग तो वही रहेगा रिफ्लेक्शन वाला। इसको कहते हैं कि यदि एक ही महीने में, कैलेंडर का कोई एक महीना है, उसमें एक ही महीने में 2 फुल मून आ जाएं, यानी 2 पूर्णिमा आ जाएं, तो जो दूसरी पूर्णिमा होगी उस सिचुएशन को कहेंगे ब्लू मून। अब ऐसा दूसरे संबंध में भी लिया जाता है कि एक ही सीजन में चौथी पूर्णिमा आ जाए, यानी एक सीज़न का मतलब कि जैसे विंटर है, बसंत है या समर है, तो यानी हर 2.5 साल में ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो इस जो सेकंड फुल मून होता ना महीने का, उसको कहते हैं ब्लू मून। अब ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक मासिक हो सकता है, यानी महीने का दूसरी पूर्णिमा एक ही महीने में। अब ये कब हो सकता है? जिस महीने में 31 दिन हो तभी ऐसा संभव है। क्योंकि मान लो 1 तारीख को अगर पूर्णिमा है तो अब 31 तारीख को पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा होता है मौसमी ब्लू मून, यानी सीजनल ब्लू मून। अब ये घटना कब हो सकती है? बसंत में, ग्रीष्म या शरद ऋतु या शीत ऋतु में ये ऐसा हो सकता है। यानी तब सामान्य रूप से सीजन में 3 पूर्णिमा की बजाय 4 पूर्णिमा यानी फुल मून आ जाएं। तो जो तीसरी पूर्णिमा होगी उसको भी ब्लू मून कहेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 31 मई 2026 को ऐसी घटना होगी। क्योंकि 1 मई को पूर्णिमा है, तो फिर 31 मई को भी पूर्णिमा होगी। तो इन सिचुएशन में 31 मई 2026 को जो पूर्णिमा आएगी वो पूर्णिमा ब्लू मून की सिचुएशन कहलाएगी। और जो मौसमी ब्लू मून की घटना है वो अब नज़दीक में जो है अगले साल 20 मई 2027 को संभव है। और इसी प्रकार से एक मौसम की तीसरी पूर्णिमा होगी ये। और 2037 में एक वर्ष में 2 बार ब्लू मून भी आएंगे। तो ऐसी घटनाएं ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के रोटेशन के कारण से बनती रहती हैं। अब बात करते हैं कि सुपर ब्लू मून क्या होता है। अब सुपर में आपने देखा था कि जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे नज़दीक हो। ठीक है, ब्लू मून मतलब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं, यानी ये 2 सिचुएशन इकट्ठी हो जाएं, जब सुपर मून भी हो और ब्लू मून भी हो। यानी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी भी सबसे कम हो जाए और एक ही कैलेंडर मंथ में दूसरी पूर्णिमा भी आ जाए, तो इस सिचुएशन को कहेंगे सुपर ब्लू मून। ठीक है,
तो ये एक प्रकार की खगोलीय घटना होती है जो हर 10-20 साल में एक बार होती है। और ऐसा अब कब होगा? 31 जनवरी 2037 को ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट ऐसा ही एक शब्द आता है हार्वेस्ट मून। अब हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई। नॉर्मली ऐसा कब होता है? जब इक्विनॉक्स की सिचुएशन होती है। इक्विनॉक्स मतलब या तो सितंबर का महीना हो, ठीक है, 23 सितंबर के आसपास, या मार्च का महीना हो 21 मार्च के आसपास। तब अगर ऐसा है तो उस टाइम जब फुल मून होता है, पूर्णिमा आती है, तो उसको कहते हैं हार्वेस्ट मून। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम फसल कटाई का सीज़न होता है और सूर्यास्त के बाद शाम को तुरंत चंद्रमा निकल आता है और उसकी रोशनी काफ़ी अधिक होती है। तो किसान जो है वो अपनी फसलों को चंद्रमा की रोशनी में भी आसानी से काट सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी रोशनी रहती है। तो इस सिचुएशन को समृद्धि और कृतज्ञता का प्रतीक भी माना जाता है। कभी कभी ये सिचुएशन सितंबर की बजाय अक्टूबर में या मार्च की बजाय अप्रैल में भी हो सकता है। कभी कभी इस सिचुएशन को जब ये अक्टूबर की पूर्णिमा सितंबर की पूर्णिमा से थोड़ी ज़्यादा करीब भी होती है तो उसको कॉर्न मून भी कहा जाता है। अब ऐसी सिचुएशन कब होगी? एक बार तो ये 25 अक्टूबर 2025 के अक्टूबर में हुई थी। अब अगली 2028 में होगी जब जो क्रॉपिंग सीजन होगा और फुल मून की सिचुएशन होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ब्लड मून। अब ब्लड मून का मतलब होता है, ब्लड मीन्स होता है रेड, लाल रंग, ठीक है, जब टोटल लूनर एक्लिप्स हो। अब लूनर एक्लिप्स कब होगा? जब मान लो सूरज है, ठीक है, और सूरज की रोशनी चंद्रमा तक ना जाए, इसके बीच में अर्थ आ जाए, ठीक है, सन की रोशनी अब सूरज चंद्रमा पर ना जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। तो अब पृथ्वी के वायुमंडल से जो रोशनी है वो सीधे उस पे चाँद पे नहीं जाएगी। सूरज की रोशनी वो पृथ्वी के वायुमंडल से थोड़ी छन के या रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जिसके कारण से चंद्रमा का रंग जो है वो गहरा रेड हो जाएगा। तो इस कारण से इसको कहते हैं ब्लड मून, यानी ऐसी पूर्णिमा जब चंद्र ग्रहण हो और वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, आंशिक नहीं, पूर्ण हो, तो इसको ब्लड मून कहते हैं। इसको आप नंगी आँखों से यानी बगैर किसी चश्मे या उसके देख सकते हैं, कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हालांकि कभी कभी चांद हमें धूलकणों के कारण, धुएं या धुंध के कारण से भी रेड दिखाई दे सकता है, लेकिन उस सिचुएशन को हम रेड मून ब्लड मून नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लैक मून क्या होता है। अब आपने ब्लू मून देखा था। ब्लू मून में क्या था? एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएँ थी, एक ही मंथ में, ठीक है। अब एक ही मंथ में यदि 2 अमावस्या आ जाए, तो एक ही महीने में 2 अमावस्या, तो उस सिचुएशन को ब्लैक मून कहेंगे। या कोई महीना ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई अमावस्या ही ना आए, तो वो फरवरी हो सकता है, क्योंकि उसमें दिन ही 28 होते हैं या कभी कभार 29 दिन होते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। या 4 अमावस्या वाले मौसम में, जैसे पूर्णिमा थी ना 3 कि एक सीज़न में जो तीसरी पूर्णिमा थी उसको भी ब्लू मून कहते थे। यदि एक ही सीज़न में 4 अमावस्या आ जाएँ तो जो तीसरी अमावस्या होगी उसको ब्लैक मून कहेंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब अमावस्या आती है तो अमावस्या यानी न्यू मून, ठीक है, न्यू मून वाले दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो उस दिन आपको ये जो तारे हैं और आकाश गंगा है ये साफ दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की खगोलीय घटना होती है। अब ऐसी घटना 31 अगस्त 2027 को होगी। और जो मौसमी ब्लैक मून है, यानी एक ही सीज़न में 4 अमावस्याएँ होंगी, तो वो 20 अगस्त 2028 को होगा। तो इसी प्रकार से बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें सूरज और चंद्रमा का आकार आसमान में एक ही जैसा क्यों दिखाई देता है? ये बराबर बराबर क्यों दिखाई देता है, जबकि जो मून है वो अर्थ से बहुत छोटा है और सन जो है वो अर्थ से बहुत बड़ा है।
सन जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है, जबकि चाँद जो है वो पृथ्वी से 30 गुना छोटा है। फिर भी साइज हमें एक जैसा दिखाई देता है, तो क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो चाँद है वो हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है और सूरज हमारी पृथ्वी से ज़्यादा दूर है। यानी जो सन है ये लगभग 400 टाइम लार्जर है मून से, ठीक है। तो इतना ही पृथ्वी से ये दूर है, यानी जितना चाँद छोटा है उतना पृथ्वी के नज़दीक है और जितना सूरज बड़ा है वो उतना ही दूर है। इस कारण से हमें अर्थ से दोनों जब हम देखते हैं आसमान में तो इनका साइज हमें लगभग एक जैसा दिखाई देता है। तो ये एक कारण इसका रहा है। ऐसे मिल्कोविच साइकिल आप इसको कह सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल रोटेशन होता है किसी भी जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं वो सन के चारों ओर या अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना, तो इनके बारे में भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मली। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये सूरज के चारों ओर कितनी तेज़ी से चक्कर लगाती है। तो नॉर्मली हमारी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर 67,000 माइल्स पर हावर यानी 1,07,000 किलोमीटर पर घंटा यानी 19 मील पर सेकंड, एक सेकंड जब तक हम एक शब्द बोलते हैं तब तक 19 मील की यात्रा हम कर रहे हैं सूरज के चारों ओर, यानी 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30.3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से, यानी मूविंग अबाउट 0.6 माइल पर सेकंड, ठीक है। तो इतनी तेज़ी से हम पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और फिर भी पृथ्वी को सूरज के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे यानी 1/4 डे लग जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब चौथा वर्ष आता है, 4th ईयर आता है, तो हम एक दिन इसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि 6 आवर पर ईयर बच जाते हैं तो हर 4 साल में वो 24 घंटे हो जाएंगे, यानी एक दिन हो जाएगा, 1 डे के बराबर हो जाएगा। इसलिए उस दिन हम जो है लीप ईयर के रूप में उसको कहते हैं और फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं, तो उस दिन 29 फरवरी होती है। अब डिस्टेंस की यदि बात करें तो जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको याद होगा 14,96,00,000 किलोमीटर जो एवरेज डिस्टेंस थी, यानी राउंड फिगर में 15 करोड़ किलोमीटर मान लो, ठीक है। तो इसकी आप कैलकुलेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत करोड़ों अरबों किलोमीटर की डिस्टेंस एक साल में कर लेते हैं सूरज के चारों ओर। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे इसका जवाब शेयर करें कि यदि हम 1 घंटे में 1,07,000 किलोमीटर जाएंगे तो 365 दिन में कितनी दूरी हम तय करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर कितनी तेज़ी से घूम रही है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस, पृथ्वी जो है वो इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है इक्वेटर के पास है, जो रफली 24,898 माइल्स है या 40,070 किलोमीटर है, जो इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर यहाँ पर ये है 40,070 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के पूरा एक सर्कल, ठीक है। और ये 24 घंटे में पूरा चक्कर कर लेता है। तो इस हिसाब से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम 1 घंटे में 1,037 माइल्स या किलोमीटर में कहें तो 1670 माइल्स 1670 किलोमीटर पर हावर की गति से पृथ्वी हमारी घूमती है।
लेकिन ये सभी स्थानों पर एक जितनी स्पीड से नहीं घूमती प्रतीत होती। यदि हम यहाँ पर 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ की बात करें तो वहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 1180 किलोमीटर पर घंटा होती है, जो इक्वेटर की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। और पोल्स पे तो ये आपको बहुत ही धीमी घूमती दिखाई देगी, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक है, तो एवरेज की बात करें तो वो है 1670 किलोमीटर पर हावर। कैसे निकालोगे? 40,000 किलोमीटर को 24 घंटे से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगी। इसी प्रकार से सवाल आता है कि क्या हमारा सूर्य भी मूव कर रहा है, या जो हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा क्या वो भी घूम रही है? जी हाँ, पूरे के पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ मोमेंट पे है, हर चीज़ में मोमेंट है। तो जो चल रहा है वही गतिशील है। तो हमारा सूर्य भी 25,000 लाइट ईयर हमारी गैलेक्सी के सेंटर से दूर है और ये लगातार घूमे जा रहा है। वो भी स्पीड क्या है? 200 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एवरेज इसकी स्पीड है 4,48,000 माइल्स, यानी 7,20,000 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो जो कह रहा है कि इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ स्पीड से भी हमारे को सोलर सिस्टम में पूरा चक्कर लगाने में 230 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है, जिसका हिस्सा है सूरज, उसके एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है वो भी स्पेस के अंदर धीरे धीरे घूमे जा रही है। तो वो लगभग 4 बिलियन ईयर्स में अपनी नियरेस्ट जो नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, तो उसकी ओर बढ़े जा रही है, उसकी ओर इसकी स्पीड है और उससे ये कोलाइड कर सकती है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो भी है 70 माइल्स पर सेकंड, यानी 112 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये थे आपके लिए इन ज्योग्राफिकल घटनाओं से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी प्रकार की ज्योग्राफिकल जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके, नॉलेज मिल सके। आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर करें, और कोई आपका सवाल है जिस पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझ तक भेजें। थैंक यू।